देखिए दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक अपने टॉपिक से अलग हट करके एक नई चीज के ऊपर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से बताने, जो कि आज समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। खास करके जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके सगे संबंधियों के लिए और उनके साथ जितने भी लोग अटैच है, सबकी एक मेजर समस्या है। उसके बारे में मैं आज आप लोग को कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक यहाँ पे दिया गया पीपीटी में, बुढ़ापे का सहारा मिले हमें हमारी पुरानी पेंशन। आपको पता होगा कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो कि बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का एक बुढ़ापे का जो सहारा था, जिसका नाम पुरानी पेंशन था, जिसे ओपीएस शॉर्ट में कहा जाता है, उसको खत्म करके और 2004 में एनपीएस नामक एक स्कीम लॉन्च की गई, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम भी कहा जाता है, न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता है, और मैं तो कहता हूं नो पेंशन स्कीम। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना मिलेगी, कब मिलेगी, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं। उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। देखिए, आपके पास ये दो वर्जन दिया गया है। एक आपके पास है एनपीएस और दूसरा है ओपीएस। एनपीएस मीन्स न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम भी कह सकते हैं, और मेरे द्वारा नो पेंशन स्कीम कहा जाता है। ओपीएस जो होता है ओल्ड पेंशन स्कीम होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम और इसका फुल फॉर्म है ओल्ड पेंशन स्कीम। एलिजिबिलिटी क्या है कि एनपीएस में कोई भी भारत का नागरिक जो 18 साल से 65 साल के बीच का है, वो इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 रुपीज का होता है, ठीक है। जबकि ओपीएस केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को दिया जाता है। ये थोड़ा सा बेनिफिट वाला सौदा है इंडियन सिटीजन के हिसाब से। लेकिन नीचे देखिए क्या है, कंट्रीब्यूशन जो होता था ये थोड़ा उल्टा हो गया है। कंट्रीब्यूशन इसमें जो होता था ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, नो लिमिट। ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, ठीक है। एनपीएस में क्या होता है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 10% का होता है, यानी एम्प्लॉई अपने सैलरी का 10% देगा और गवर्नमेंट अब 14% दे रही है। थोड़ा सा दबाव दिया गया ओपीएस एनपीएस आंदोलन वालों के थ्रू, जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट जो है 14% देती है, पहले 10% देती है। पेंशन की गारंटी क्या है? जब आप रिटायर होगे एनपीएस से, जो कि 2004 के बाद जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय लगे हुए हैं, वो सारे के सारे एनपीएस में आते हैं। उनको 60% लमसम दे दिया जाएगा और 40% जो बचेगा रिजर्व, उस पे पेंशन दिया जाएगा। अब देखिए, इस 40% पे पता है पेंशन कितनी बन रही है? किसी का 1500 रुपया, किसी का 1850 रुपया, किसी का 2110 रुपया, इस तरीके का पेंशन बन के आ रहा है, जो 2004 में लगे थे और अभी रिटायर हो गए। बहुत बड़ी समस्या है। इससे ज्यादा तो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन मिल जाता है लोगों को। तो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय जो कि रिटायर हुआ है, उसको इतनी सैलरी मिले तो कैसे सर्वाइव कर पाए? जबकि ओपीएस में होता क्या था कि जितनी आपकी बेसिक सैलरी थी जब आप रिटायर हो रहे थे, उसका 50% कंफर्म था कि आपको पेंशन के तौर पे मिले। जबकि एनपीएस में किसी भी प्रकार की कोई गारंटी सरकार नहीं देती, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन देता है। ये देखिए, ये कुछ मूवमेंट्स को दिखाया गया है जो खास करके हिंदुस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर। पता है कारण क्या है? इनका क्लू क्या है? ये कहते हैं कि अगर एनपीएस इतना ही अच्छा है तो पार्लियामेंट में जितने भी सांसद हैं, एमएलए हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, एमएलसी हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, वो सभी के सभी एनपीएस के दायरे में आने चाहिए। हम अपना जो ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड है उसको छोड़ दें अगर ये सारा हिंदुस्तान एनपीएस के दायरे में आता है। बट जो 5 साल के लिए नेता चुन करके आता है, उसको 3-3 पेंशन दिया जाता है,
जबकि एक एम्प्लॉई अपने जिंदगी का अहम हिस्सा 60 साल तक एक किसी डिपार्टमेंट में दे देता है, उसके बावजूद उसको लाइफ सिक्योरिटी नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि 5 साल के लिए नेताजी चुने गए तो उनके लिए पेंशन है, और एक एम्प्लॉई 60 साल के लिए सेवा दे रहा भारत सरकार का, तो उसके लिए कोई पेंशन का कोई तय सीमा नहीं। इसलिए ओल्ड पेंशन की स्कीम की डिमांड जो है आज के डेट में एम्प्लॉई लोग और अदर फेडरेशन जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता था वो नील, एम्प्लॉई कुछ नहीं देता था। आज जो एम्प्लॉई का सैलरी है उसका 10% तो इसी में चला जाता है, तो सैलरी और कम हो गई। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पेंशन इसमें गारंटीड था कि जितने पे आप रिटायर हो रहे हो उसका जितना बेसिक है उसका 50% आपको मिलेगा। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय रिटायर हो, उसका बेसिक जो है 50,000 है, तो उसको 25,000 पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मिल सकता है, इस पे डीआर लगता था। यहाँ पे कोई तय लिमिट नहीं, मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कौन देगा, कोई गारंटी नहीं। अमाउंट ऑफ पेंशन 50% होता था, इसमें कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे देखा जाता है तो डीएनएस रिलीफ इसमें मिलता था और इसमें नहीं मिलता था, इसमें नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन अलाउड 40%, इसमें कोई बेनिफिट नहीं। जीपीएफ एलिजिबिलिटी होता था, जैसे मान लो बच्चों की शादी करना है, हायर एजुकेशन है, घर बनाना है, तो जीपीएफ एक फैसिलिटी होती थी, उससे लोन ले लेते थे और सारा काम करते थे। इसमें कोई फैसिलिटी नहीं। और सबसे बड़ी बात, रिटायरमेंट के बाद जब आदमी बीमार रहता है उस समय सीजीएचएस फैसिलिटीज भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कमी है एनपीएस की, और यही कारण है कि हजारों और लाखों की संख्या में आज गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय सड़कों पे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें भी ओपीएस के दायरे में लेके आओ। जैसे ये फिगर दिखाया गया, अभी रामलीला मैदान में एक आंदोलन हुआ था, लाखों की संख्या में लोग आए थे, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहते हैं वो कवर नहीं करते इन सब चीजों को, उसको सरकार से बहुत डर लगता है। तो साथियों और दर्शकों, आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, जिससे कि समाज के एक अहम तबके का जो आवाज है वो सभी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि नेशनल मीडिया तो पहुंचाएगा नहीं। यूट्यूब ही चैनल है और एक सोशल मीडिया का चैनल है जिसके माध्यम से आवाज पूरे देश में पहुंच सकती है, और आप लोगों से आग्रह है कि इस आवाज को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएगा। ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में एक सहारा होता था ओपीएस, जिसमें मान लीजिए आपकी लड़की है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे आ गए घर पे, 200-400 रुपया दे दिया, कपड़े खरीद के दे दिया और कुछ दे दिया। जब आपके जेब में खुद नहीं होगा, आप खुद आश्रित रहोगे किसी और के ऊपर, तो आप कैसे खर्च कर सकते हो? वो दिन देखिए जब 60 साल के आप हो जाएंगे और उस दौरान आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगा, उस समय आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से पहला भगवान और दूसरा पैसा, इसी के दम पे सारा सिस्टम चलता है। सगे संबंधी भी छोड़ करके चले जाते हैं जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं होता। इसलिए साथियों, आप लोग इस आह्वान को आगे बढ़ाइए, और मैं भी अभी रामलीला मैदान से जंतर मंतर से होकर के आ रहा हूँ, जंतर मंतर से होकर के आ रहा हूँ। वहां पे पूरे ऑल ओवर इंडिया फेडरेशन के एम्प्लॉइज आए थे, जो कि यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज थे। उनके डिमांड थी कि हमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए और हमें भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि हम समाज में 60 साल के बाद अपनी जिंदगी प्रॉपर तरीके से जी सके, और हमें भी जीने का हक है जैसे एमपी एमएलए को जीने का हक है इस देश में। इसलिए साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, और वायरल करेंगे तभी हम लोग की जो मेजर समस्या है, समाज की मेजर जो समस्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की मेजर समस्या है, वो सॉल्व होगी। क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से 10 लोग जुड़े हुए होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय, माफ करना, आप लोग भी मानिए कि अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की जेब में पैसा होगा तभी हम प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। अगर हमारे पास होगा ही नहीं तो प्राइवेट सेक्टर से हम कुछ नहीं खरीद लाओ इधर तो अच्छा लगाना पड़ेगा। भाई के लिए आप कानून बनाते हैं, छाती में घुसाना क्या, कहीं घुसा दो आप, क्या घुसा, मजे तो ले लो। कानून के तहत हमें भी
पहले बहुत चलते थे बिल्ले, आपको खत्म हो गया। एक मिनट अभी बना रहा हूँ। हम आए हैं कि एक पूरे भारत की यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के लिए जो यूनिफॉर्म स्केल है उसी तरह एक कमेटी बना कर देंगे और उस कमेटी में हमारे कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि को भी रखें, जिससे कि हमारे साथ नाजायज नहीं है। और प्रतिनिधि को रख कर करके स्केल का एक कमेटी बनावे और उस कमेटी का रिपोर्ट हो हम लोगों को भी पूरे भारत में एक स्केल पूरे भारत में मिलना चाहिए। हम एक स्केल मांग रहे हैं कि पूरे भारत में एक स्केल दीजिए हम लोगों को, जिससे कि किसी को कोई इतराज न। आज बिहार में कोई स्केल है, बंगाल में कोई स्केल है, उड़ीसा में कोई स्केल है, कर्नाटक में कोई स्केल है, सभी जगह विभिन्न प्रकार के स्केल है। हम चाह रहे हैं कि पूरे भारत में 120% स्केल हो और एक स्केल हो, जिससे जो है सो सभी आदमी को एक उचित मुआवजा की जो है सो लाभ मिले और एक जो है सो उचित फैसला हो। इन सब बातों को लेकर के आज हम यहाँ जुटे हैं। हम जुटे हैं कि जो संविदा सिस्टम है, जो डेली वेज सिस्टम है, आउटसोर्सिंग सिस्टम है, उसको खत्म किया जाए और जितने भी आउटसोर्स संविदा पर जो बहाली है देश के अंदर, पूरे देश के अंदर विश्वविद्यालय में उनको जो है सो अस्थायी किया जाए और जो शेष पद बचता है उस पद पर जो है सो वैकेंसी निकाल के अस्थायी नियुक्ति करी। हम लोग ये सब बात यहाँ लगाने आए हैं। दूसरी बात फिर हम करने आए हैं कि आपका जो प्रतिनिधि मंडल है, सीनेट सिंडिकेट जो उच्च संस्था में जो मेरा प्रतिनिधि मंडल है, वो हमारा उचित हक नहीं दे रहा है। एक ही संस्था में किसी को 5-10, किसी को 1 दे रहा है। हमारा है कि आप हमें हर सीनेट सिंडिकेट में भी पूरा जो है सो हक दीजिए और पूरा जो है सो आप जो है सो प्रतिनिधि दीजिए। इन सब बातों को लेकर के आए हैं। सारे बात आप लोग हम लोग सबको मिलकर करके अगर एकत्रित रहे, एकजुट रहे तो बहुत बड़ी आंदोलन होगी। और ये आंदोलन जो है नहीं मानेगी सरकार, तो हम आंदोलन के माध्यम से उनको मना देंगे। सरकार को इस माध्यम से हम ठीक कर देंगे कि आप जो है सो स्केल हमारा लागू करिए, और नहीं तो हम जो है तो अगली लड़ाई फिर हमारी जो हमारा प्रतिनिधि मंडल है, हमारा जो कैबिनेट है, हमारा जो है जो एक्टिविटी बॉडी है वो तय करेगी। ये तय एक्टिविटी बॉडी जो है तो गुवाहाटी में तय करके आपका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर तय करेंगे और चक्का जाम कर देंगे। सरकार को हिलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, विश्वविद्यालय का सारा चक्का जाम कर देंगे। अगर हम लोग एकजुट रहे तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय कर्मचारी, जय किसान। थैंक यू सतीश जी। हमारे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष BS होता जी, सेक्रेटरी जनरल अंजन कुमार घोष जी और यूनियन के दूसरे पदाधिकारी और देश के कोने कोने से आए मेरे कर्मचारी साथी, आप सबका दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन हृदय की गहराइयों से जंतर मंतर में स्वागत करती है। साथियों, हमारी जो भी डिमांडें हैं वो हमारे सेक्रेटरी जनरल आपके बीच में रखेंगे। वैसे आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप लोग इतनी दूर से जो एक लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, 2004 से पहले चालू थी, उस व्यवस्था को जारी रखा जाए। ये आज यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की नहीं, पूरे भारतवर्ष के एक कर्मचारी की मांग बन चुकी है साथियों। और ये जंतर मंतर उसका गवाह है। कई जंतर मंतर के ऊपर कम से कम सैकड़ों आंदोलन इसी मुद्दे के ऊपर हो चुके हैं। और रामलीला ग्राउंड के अंदर अभी पीछे आपने देखा, अटेवा के तहत एक इतना बड़ा आंदोलन देश की राजधानी में हुआ है कि उसने जो सत्ता में बैठे हुए देश के कर्णधार हैं उनकी नींद हराम कर दिया साथियों कि देश का कर्मचारी जाग गया है।
तो इसी कड़ी में जो मेरा यूनिवर्सिटी का कर्मचारी है, तमाम देश का कर्मचारी आज जंतर मंतर पे इन कर्मचारियों को जो इस समय सत्ता के नशे में चूर है, ये बताने के लिए एकत्र हुआ है, या तो जाग जाओ, नहीं जागोगे तो कर्मचारी को जगाना आता है आपको। इस देश के अंदर दो कानून नहीं चल पाएंगे। आप लोग पार्लियामेंट में बैठे हो, आप लोग विधानसभा में बैठे हो, आप लोग काउंसिल बोलते हो और 5-5 पेंशन, 4-4 पेंशन, जितनी बार इलेक्शन जीतते हो उतनी बार पेंशन लेते हो। एक कर्मचारी जो अपने खून पसीने की मेहनत करके 60 साल तक की सेवा देता है और लास्ट में उसको क्या मिलता है? एनपीएस के तहत झुंझुनाई के 2004 के बाद 800 पेंशन, 900 पेंशन, 1200 पेंशन, मजाक बना दिया सिस्टम को। दूसरा साथियों, कर्मचारी का शोषण। आज कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कर्मचारी अपॉइंट करके हर विश्वविद्यालय के अंदर कर्मचारी का शोषण हो रहा है। अगर आप सैलरी पूछो, कल मैं शाम को मेरे कुछ यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी थे, मैंने कहा आपके सर कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिलता है? उन्होंने कहा हमारे 9,000 और 14,000। शर्म नहीं आती इस देश के सिस्टम को? ये 9,000 रुपए में नाश्ता करते हैं और मेरा कर्मचारी 9,000 रुपए में एक महीने खून पसीना बहाता है अपना। इस देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? तो मेरे सम्मानित साथियों, जरूरत है जानने की हम सब जगह। दूसरा, जो यूनिफॉर्म पे स्केल की हमारी डिमांड है, एक देश, एक संविधान और एक समान पे स्केल इस मंच से अनाउंस होना चाहिए साथियों। तो जो भी डिमांड है और आगे की कार्रवाई के लिए मैं हमारी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष, नहीं शुरुआत करोगे आप, शुरुआत करो, भवानी शंकर होता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज हम सबके जो प्रोग्राम है, जो धरने का प्रोग्राम है, इसकी विधिवत शुरुआत करें। भवानी शंकर होता जी। अभिनंदन और इस मंच पर सबको स्वागत। जो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं पदाधिकारी हैं या जो आपके सामने में बैठे हुए हैं, सभी लोगों को आपको स्वागत और अभिनंदन। ये जो हमारा जो तब हमको पता नहीं था कि इस देश के 5 राज्यों में असेंबली का चुनाव हो। हमारे साथी बहुत संख्या में मध्य प्रदेश से, आपका तेलंगाना से, फिर भी तेलंगाना से आए हैं काफी लोग, सब आए हैं। तो कई राज्यों में जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, जितना संख्या में आने वाले थे वो यहाँ पर, क्योंकि चुनाव के कारण आप जानते हैं कि हमारे जो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय उनको इलेक्शन ड्यूटी भी पड़ता है, तो आ नहीं पाए। हमारे मेरठ से 2 बस लेकर के आ रहे हैं, अभी पहुंचेंगे। 12 बजे का टाइम था और मुझे लगता है कि 12:30 1 बजे तक सब पहुंच जाएंगे। हमारे कुछ अतिथि जिनको हमने बुलाया है हमको संबोधित करने के लिए, वो भी 1 के बाद 1 बजे के बाद यहाँ पर सब पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, those who have come from all over India, from 22 states, the number may be less, but we are representing the university employees of whole of the country. And today itself in this platform, in Jantar Mantar, delegates from 22 states are present here. From Northeast, starting from Goa to all the major states, Bengal, Bihar, आप जिसका भी नाम लीजिए, कर्नाटक से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, सबका नाम ले लिया, महाराष्ट्र, ये सबका यहाँ आके यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ आपका सब एक के बाद एक आपको अपना उद्बोधन देंगे।
और क्या हाल है? हमारी आवाज जानी चाहिए ना, हम लोग इसके लिए आए हैं, तो हम लोग चार्ज हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बोलो भाई, लाइव हो, 6 लाख लोग देख रहे हैं। अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवानी शंकर होगाचल, मंच संचालक हमारे प्रिय देवेंद्र शर्मा जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सज्जन साहब, जनरल सेक्रेटरी अंजन घोष साहब, हमारे तमाम उपाध्यक्ष सचिव एवं भारत के अटक से लेकर कटक तक कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक के आए हुए हमारे क्रांतिकारी साथियों और तमाम विश्वविद्यालयों के आए हुए हमारे कर्मचारी के प्रतिनिधि मंडलों, मीडिया के बंधुओं और यहाँ पर उपस्थित जो भी श्रोता लोग हैं, सभी को चंदन वंदन अभिनंदन। हम भारत के तमाम विश्वविद्यालयों के कर्मचारी आज जंतर मंतर पर अपने मांगों को लेकर के एकत्रित हुए हैं और अपनी आवाज को दिल्ली की सरकार के कान में सुनाने का काम करने आए हैं। साथियों, एक छत के नीचे, एक घर में, एक व्यवस्था में, एक जगह हम लोग रहते हैं, लेकिन दो व्यवस्थाएं हम लोग के ऊपर। एक उच्च दर्जे का व्यवस्था है जिसको यूजीसी देती है, शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान देती है, यूजीसी सुविधा देती है, यूजीसी सर्विस कंडीशन देती है, पदाधिकारियों को वही देती है, छात्रों को भी वही देती है, यूजीसी शौचालय के लिए देती है, बिल्डिंग के लिए देती है, भवन के लिए देती है। लेकिन उसी छत के नीचे हम निरी तिथि एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की भावना आत्मा कहाँ मर गई है, किस कदर हम लोग को छोड़ रखे हैं कि हम लोग को सरकारी स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को वेतन देती है, यूजीसी का कोई वेतनमान, कोई सर्विस कंडीशन हमारे ऊपर लागू नहीं है। साहब, एक छत के नीचे हम लोग हैं, एक ही व्यवस्था में काम करते हैं, हमारा संविधान एक है, विश्वविद्यालय का अधिनियम एक है, उस अधिनियम में आप यूजीसी घुस करके आप अलग लाभ ले रहे हो और हमारे कर्मचारियों को कोई विचार नहीं कर रहे हो। इन बातों को हमारे कर्मचारियों ने जब अपने को आत्मसात किया, बार बार सरकार को यूजीसी को लिखने का काम किया, लेकिन यूजीसी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग मजबूर होकर के आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इस मांग को रखने के लिए साथियों, सांसद में बैठने वाले, विधानसभा में बैठने वाले, विधान परिषद में बैठने वाले हमारे जनप्रतिनिधि हमारे वोट से, हमसे वोट हो करके, हमारे सहयोग से जीत करके आते हैं। एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, कोई उस गौरव को खंडित करने का काम यह सरकार ने किया। इस सरकार को एक क्षण पर गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। साथियों, इस मांग को लेकर के भी हम जंतर मंतर पर आए हैं। कल रामलीला मैदान में तमाम भारत के कर्मचारियों के साथ वहां भी हम प्रदर्शन करेंगे और आप सब इसका गवाह बनेंगे। साथियों, यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन, यूजीसी वेतनमान, और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, सरकार का अध्ययन कीजिएगा, विभिन्न राज्यों में उसका अध्ययन हो रहा है, विभिन्न राज्यों में उसका विरोध का बिगुल फूका जा रहा है और वो निजीकरण की ओर हमारे शिक्षा को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये शिक्षा समाज के लिए वो काम है कि वो सत्ता को सुरक्षित करता है, शिक्षा संस्कृति को सुरक्षित करती है, शिक्षा देश के भविष्य को सुरक्षित करती है। और शिक्षा जब निजीकरण हो जाएगा, निजी हाथों में चला जाएगा, हमारे कर्मचारी का वेतन कम हो जाएगा, हमारे कर्मचारी आउटसोर्स नजर नहीं आएगा, तो वो क्या ईमानदारी से काम कर पाएंगे? क्या वो देश के लिए एक सच्चा सिपाही पैदा कर पाएंगे? क्या राष्ट्रभक्ति की भावना हमारे छात्रों में जागृत होगी? कदापि नहीं। मित्रों, इस शिक्षा नीति में भी सुधार होने की आवश्यकता है। जब तक इन शिक्षा नीति में सुधार नहीं होता, हमारे विश्वविद्यालयों में कर्मचारी जिस रास्ते से जैसे भी इंड टू इंड, गेटवे, विश्व
पदों पर सरकार नियम की बहाली नहीं कर देती, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली में नहीं, भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में होगा। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में होगा, अटक से लेकर कटक तक होगा, महाराष्ट्र, बंगाल। आप देखिए, अध्ययन करके देखिए कि हम लोग काम करते हैं, हम लोग एक विश्वविद्यालय में काम करते हैं, हम लोग रेगुलर कर्मचारी हैं, हमारा कुछ वेतनमान है, हमारे साथ काम करने वाले कोई कर्मचारी हैं, वो डेली वेज हैं, उनका अलग वेतनमान है, मास्टर रोल में है, उनका अलग वेतनमान है, और आउटसोर्सिंग पर है, उनका अलग वेतनमान है। ये सब प्रयोग है, ये सब सरकार का प्रयोग है कि कम पैसा में, कम संसाधन में काम लेकर एक एक कर्मचारी को 4-4 कर्मचारी का हो रहा है। और इस सब के लिए सरकार जिम्मेवार है। कहीं कहीं सरकार के कुलाधिपति हमारे चांसलर, सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल हमारे चांसलर है, और कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट चांसलर बनने का भी काम किया है। ये सब नहीं चले, एक व्यवस्था आपको लानी होगी, कर्मचारियों को एक बांधना होगा। और साथियों, आपको मैं बता देता हूँ, हमारे बिहार जो है आंदोलन की धरती है, हम बराबर आंदोलन करते रहते हैं। किसी न किसी मुद्दा पर हमारा सरकार से बराबर विचार होता है, और 2 कदम सरकार पीछे हटती है, 2 कदम हम भी हटते हैं, लेकिन लगभग हम लोग की मांगों को उनको मानना पड़ता है। आज हम लोग का वेतन है, हम लोग का भी वेतन है, लगभग सारे लाभ मिल रहे हैं, किंतु हमारे ही क्षेत्र में बीएन मंडल में 86 कर्मचारी का वेतन स्टेट गवर्नमेंट के दुराचार के कारण लंबित हो गया। अभी वहाँ हमने आंदोलन कर रखा है, वहाँ आंदोलन चल रहा है, वहाँ 6 यूपीएस को लागू करेगा। बोलिए, वोट उसी को देंगे जो पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगा। साथियों, बहुत जगह पर बहुत सरकारें हैं, बहुत काम कर रही हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं, आपके साथ आपकी सरकार है, आप हमारे सरकार है, आप हमारे साथ हैं। जब हम सब को नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, उसको कहीं मंद नहीं करने देंगे। साथियों, इन तमाम मांगों को हम लोग जंतर मंतर पर आए हैं। सरकार को आज ज्ञापन दिया जाएगा, उनके द्वारा प्रतिनिधि जो भी शुरू होंगे उनको ज्ञापन सौंपेंगे, और सरकार के शिक्षा मंत्री, यूजीसी के चेयरमैन को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। साथियों, आप बहुत दूर से आए हैं, अपने अपने विश्वविद्यालय से काफी धन को ले करके आए हैं, इसलिए अपना उत्तम सुझाव यहाँ दीजिए इस मंच पर। अगर कोई आपकी समस्याएं, कोई मांग अगर धोखा से छूट गई है, तो जनरल सेक्रेटरी उसको जोड़ने का काम करेंगे। हम लोग इस युग में जी रहे हैं, जहाँ पर आग जलाने की जरूरत है, दिया जलाने की जरूरत है, और मिलकर लड़ने की जरूरत है। साथियों, हम सब मिल करके अपनी मांगों को रखेंगे, और अपनी मांग जब तक मंजूर नहीं होती तब तक लड़ाई को जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। Comrade Anjan ji, Working President, and Secretary General Comrade Anjan, and leaders who reached here from various states, the national leaders of the All India University Employees Corporation, and the workers, the representatives for combined unified scale all over the land. And today also we are raising this in our agitation program. Also, we know the situation rising about in the country from the 2003 onwards. In the service sector, the pension scheme has been scrapped by the central government and raised by most of the state governments. From 2003 January onwards, this national pension scheme, where the old scheme, the pension was defined and was given to the entire employees on a statutory measure. जो उन्होंने अप्रैल 2020 तक के लिए प्रस्तावित किया था, उसे उन्होंने लिखित नोटिस निकालकर जी हमने अभी अक्टूबर में आरटीआई लगाई, जिसमें हमें 2722 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया खाली पाई गई।
जबकि हमारा जोन ये कह रहा है कि तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप हमें ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दे दें, हम तैयार हैं, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं। मानसिक बिल्कुल मैम, लगभग हमारे साथी जो है लगभग 400 कैंडिडेट जो हैं जो बेंगलोर जोन से हैं उनकी अभी ज्वाइनिंग हो गई है और 500 कैंडिडेट के लगभग जो है वो अभी ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हैं। हमारे साथ एग्ज़ाम दिया, हमारे साथ मेडिकल व्यवस्था उनकी पूरी हुई है, हमारे साथ DV कंप्लीट हुआ है मैम, और उसकी वजह से हम 400 जो कैंडिडेट उनकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और हम 500 लोग आज भी अपने ट्रेनिंग को लेकर दर बने रहे हैं। कभी हुबली जा रहे हैं तो हुबली से वहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि हमें दिल्ली से पसंद करो, जब आप दिल्ली में आ रहे हैं तो कह रहे हैं अभी वहाँ पर GM सर के पास जाओ। तो मैम अब एट लास्ट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं का शौक है, लेकिन सरकारें के शौक पूरा होने देंगी। कहते कि ऊपर जो बैठे हैं उनको परिवार से लेना देना नहीं, लेकिन भाई यकीन मानिएगा कि चेहरे जो बोल कर गए वाकई में ये मजाक नहीं है। शादियां टूटती हैं और एक उम्र होती है, राजनीति नहीं है कि 80 साल के हो गए फिर भी गद्दी पर बैठे रहेंगे। शादी की एक उम्र होती है और आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है तब तक ज्वाइनिंग ना हो। चलिए अपने विचार प्रकट करिएगा। देश के हालात 24 में फिर से 22 करोड़ रोजगार, क्या वादे ऐसे ही होंगे और ऐसे ही देश चलेगा क्या? 24 में फिर क्या होगा इन युवाओं का? इस पर तमाम चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। और रेलवे विभाग से भी मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से गुजारिश करना चाहूँगा, दिल्ली की तमाम रिपोर्टिंगों के साथ हम बने रहते हैं, तो इनके लिए जरूर बेहतर होगा, डाइवर्जन की सुविधा हो तो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो भेजनी है ना। सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दूसरे लोगों के बुखार है। रामेश्वर पांडे जी से आग्रह करता हूं कि आकर करके कर्मचारियों को संबोधित करें। थोड़ा मेरे साइड ही घुमा देना, बंद मत करना। चालक महोदय, मैं रामेश्वर पांडे कर दिया हम लोग जो ये हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन लंबे समय से जो डिमांड कर रहा है, पूरे भारत में एक समान वेतनमान। हालात ये होते हैं कि अगर यूपी में कहीं और वेतन होता है, कुछ और वेतन होता है, वहीं अन्य स्टेट्स में कुछ और वेतन होता है। इसलिए कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। इनको लेकर के हम लोग, हमारी एसोसिएशन, हमारी यूनियन लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में रही है। हमने धरना दिया है, केंद्रीय मंत्रियों से हम मिले हैं, संसद में आवाज उठाई गई है, लेकिन कुल मिला के सरकार की आंख में, सरकार के दिमाग में अभी ये बात नहीं बैठ पाई है। और इधर हम जब अपनी पुरानी पेंशन
की मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हम उसके लिए धरना कर रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। तो सरकार, मैं किसी भी सरकार की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वर्तमान की सरकार हो या पुरानी सरकार हो, मैं किसी भी सरकार की बात कर रहा हूं। ये सरकारें हमेशा हमको बरगलाने का काम करती हैं। हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे, हम इस बार लोकसभा के चुनाव में या जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर हम केवल और केवल उसी को वोट देंगे जो हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को अपने कहेगा और अपने घोषणा पत्र में स्थान देगा। केवल और केवल उसी को वोट देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। सभी सम्मानित साथी जो देश के अलग अलग कोने से आए हैं, मेरा नाम पंकज कुमार है। साथियों, मैं फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ और दिल्ली स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन का FMRI को इन्वाइट करने के लिए। साथियों, FMRI और बाकी जितने भी जनवादी संगठन है आज इस देश में, आज नहीं, वो जब से उनका एक आधार बना है, जब से वो लड़ाई में लड़े हैं। जैसे कि अगर आपके संगठन AIUEC की बात करूं तो 1967 से आप लोगों का जो क्रांतिकारी संगठन है वो लगातार मैदान में रहा है, लगातार अपनी जस्टिफाइड डिमांड को लेकर संघर्ष करता रहा है। और आज भी अगर वो मैदान में है तो उसकी जो जस्टिफाइड डिमांड है यूनिफॉर्म वेतन और सर्विस कंडीशन और OPS को वापस ला। तो ये जो जस्टिफाइड डिमांड को लेकर लगातार जनवादी संगठन तो ये बात मजदूरों को पता है, मत का अधिकार हमारे साथ प्रयोग करते हुए हमने ध्यान रखी। हमारे कार्य समिति में भी है साथी मंच पर जो बैठा है लीडर, और आज ये धरना प्रदर्शन में भारत के सभी राज्यों से आए हुए क्रांतिकारी साथियों को पश्चिम बंगाल युक्त संग्राम परिषद की ओर से संग्रामी अभिनंदन करते हैं। बहुत सारे साथी आज ये धरना के कारण क्या है आप लोग के सामने रखे हैं। हम बस यही कहेंगे कि अभी एक स्लोगन जो है सुनने में आता है, सबके साथ सबके विकास। हम कह रहे हैं सबके साथ सबके विकास करने वाले पूरे भारत के कर्मचारियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पुराने पेंशन को पुनः लागू करने के लिए सरकार के पास हम लोग डिमांड कर रहे हैं। जब शुरू में ही ये पुराने पेंशन को हटाकर नए पेंशन स्कीम लागू हो रही थी, उसी समय ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन सहित भारत के बहुत सारे जनवादी अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 459 यूनिवर्सिटी में करीब पुराने आंकड़े कोई ना करीब 30% से ज्यादा पोस्ट वैकेंट पड़े हुए। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो जुलाई 2023 का आंकड़ा कहता है करीब 40% सीट वैकेंट पड़े हैं। हमारे पूरे भारत में आज हमारे लिए मंच से तो सभी कह रहे हैं, लेकिन जो अपने घोषणा पत्र में लाके इसको लागू करेगा। आपने कहा विकास तो हो रहा है, आप भी अपनी बात से मुकर गए घोषणा पत्र में विकास का
ये कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्राम है, जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हटाकर हमारे जरूरत जो है नियुक्त होना चाहिए। उसे पता है क्या हो रहा है, बेरोजगारी हमारे साथ भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए कर्मचारी हैं, जिनकी मांग जो है वो मांग है कि सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि पुरानी पेंशन को लागू कर दिया जाए। उसको लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय पवार। क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन हमें दोबारा से वही लागू किया जाए, तो क्या लगता है आपको प्रोटेस्ट करने से सरकार पर क्या असर पड़ेगा? संजय पवार, 14 पूरे भारत से में जुड़ना चाहिए और किया जा रहा है। बंगाल में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है हमको कर्मचारी संगठन है वो आंदोलन कर रही है। और कुछ ही दिन पहले वहाँ शिक्षा दफ्तर एजुकेशन मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य जो है उनके दफ्तर के सामने हम लोग खाना सारे राज्य लड़ाई कर रहे हैं। कोई लड़ाई देश में और मजबूती के साथ हम लोग को करना है और करके हमारे हित में इस सरकार को केवल सरकार से एक मांग करते हैं। रामलीला मैदान एक राष्ट्र, एक नेशन, एक पेंशन, एक संविधान, एक फ्लैग, पेंशन पे डबल स्टैंडर्ड नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की पेंशन का लाभ ले रहे हैं और कर्मचारी को 4 लाभ ले रहे हैं। जितनी बार भी चुनाव जीते हैं उतनी बार उनके कर्मचारी 40 साल सेवा करने के बाद पुरानी पेंशन देने से देश कंगाल हो जाएगा। ऐसे हमारे अच्छा, लेकिन देखा जाए तो लगातार देश के अंदर जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं अलग मुद्दों पर, तो क्या लगता है प्रोटेस्ट से कितना असर पड़ता है? जिंदाबाद कर्मचारियों ने हिमाचल में दिखाई है, कर्नाटक में दिखाई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपनी मीटिंग में हार के मंथन में संबोधित करते हुए बताया कि हम कर्मचारियों के मूड को भाप नहीं पाए, इनके मुद्दे को हम लोग गंभीरता से ले नहीं पाए, जिस कारण हमने जीती हुई सरकार जो हमारी सरकार रिपीट होने जा रही थी और हमने अपनी सरकार आप ये कहना चाह रहे हैं साल 2024 का भी चुनाव। मेरे बड़े भाई वीरेंद्र शर्मा जी और दायित्व पर विराजमान मेरे सभी सम्मानित साथियों को और सभी स्टेटों से आए हैं जितने भी मेरे सम्मानित साथी हैं उनको मैं लाल सलाम करता हूँ। साथियों सम्मानित साथियों, जैसा कि ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन ने चेतावनी है, आने वाले 5 स्टेटों के इलेक्शन हो जा रहे हैं आपके, अगर आपने अभी हमारा जो ओपीएस को बहाल नहीं किया इस सिस्टम में, जैसा कि अभी मंच से पूर्व वक्ताओं ने बताया, रामलीला ग्राउंड के अंदर मेरे सम्मानित साथियों लाखों की तादाद में लोग थे, लेकिन भारत के सरकार में बैठे हुए लोग उन्होंने मीडिया को साथियों खरीद रखा है, कोई आवाज नहीं किसी न्यूज के अंदर नहीं था। साथियों जो है इस सरकार को हटाने के लिए जो हमारे ऑल इंडिया एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन के हमारे भानु शंकर होता जी ने एक कसम प्रतिज्ञा ली है कि जब तक हमारा ओपीएस बहाल नहीं होगा, जब तक हमारे देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के सम्मानित साथियों को पक्का नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे 24 संचालय काम नहीं होंगे, हम उनकी स्टैंड बजा देंगे। साथियों जो है और इस मंच से चेतावनी है भारत के रक्षा मंत्री को भी कि जिस तर्ज पे आपने एनडीएफसी के अंदर इस दिल्ली स्टेट के अंदर 4400 लोग पार्लियामेंट किए थे, मैं इस मंच से एक चीज और बोलना चाहूंगा। साथियों, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन ने हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के सम्मानित साथी 600 साथियों को बाहर किया और जो मेरे साथी बाहर से पास हुए थे उनको ज्वाइन करवाया। दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन ने 2 महीने का आंदोलन किया साथियों और उसको कुएं के पक्ष के अंदर डाल दिया। साथियों ने साथियों ने इस मुट्ठी के अंदर वो बैठे थे मेरे सम्मानित साथियों, भारत सरकार में बैठे हुए लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा मसला समझते हैं, वो तो लड़ेंगे, वो एमपी लड़ेंगे, पेंशन लेंगे, वो एमएलए लड़ेंगे, पेंशन लेंगे, वो काउंसिल लड़ेंगे, पेंशन लेंगे, लेकिन जब हम सिस्टम के
मेरा साथियों जो है हम इसका घोर विरोध करते हैं और इस मंच से चेतावनी है उनको कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन तो 2024 के अंदर होता है। आप अगर नहीं चाहते तो आपको इस सरकार से बाहर होना पड़ेगा साथियों जो है। हमें एक दो नारे दूंगा साथियों जो है, उस नारे का जवाब जितने भी मेरे सम्मानित साथी यहाँ बैठे हुए मौजूद है जोरदार तरीके से नारे का जवाब देना साथियों जो है। कर्मचारी यूनियन मेरे सभी स्टेटों का कामेड जिंदाबाद, मेरे सभी स्टेटों से कामेड जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा और जो हमसे टकराएगा और दम है कितना दबल में तेरे, और दम है कितना दबल में तेरे। कन्फेडरेशन जिंदाबाद और इंडियन प्राइस कन्फेडरेशन जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। अब हम नवाब साहब वहाँ से जो है उनसे कोटा सर जी, सज्जन सर जी और घोष सर जी और सभी सेक्रेटरी अध्यक्ष सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इधर सभी भारत से पूरे भारत से आए हुए सभी कर्मचारियों को मैं स्वागत करता हूं। हम ये लड़ाई ऐसे ही लड़ती रहोगे कि समाप्त करने की बात सिर्फ सरकार की है। जब हमको बुलाए हम न आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब हुट्टा सर जी ने बुलाया, तो सज्जन सर जी ने बुलाया, हम हाजिर रहे, क्योंकि ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। क्यों? एक हमारे खुद के लिए नहीं, ये पूरे यूनिवर्सिटी के लिए। हम ये वन पेंशन, ये हमारे पेंशन की बात है, हमारे पेंशन की बात है और हमारी खूब डिमांड है। यूजीसी स्केल है हमारा, वो न्यू पेंशन लागू किया है, वो खत्म करने की हमारी मांग है। हमने तो निवेदन दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स के लिए निवेदन दिया है, सरकार को भी निवेदन दिया है कि वो ओल्ड पेंशन हमको लागू करे और न्यू पेंशन डिमोलिश करे। मैं हमारा गोवा यूनिवर्सिटी गोवा की तरफ से मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ और ये मेरा छोटा सा संबोधन मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। कादर खान जी है को संबोधित करेंगे। थैंक यू सर। आज इस मंच ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज के दिग्गज नेताओं यहाँ पर मौजूद है। वो दिग्गज नेताओं के हमारे नेता यहाँ पर मौजूद है। हुट्टा साहब, अंजन घोष साहब, सज्जन साहब और मेरे बॉडी के ओहदेदार। आज हम 4 एजेंडे पे यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। किसके खिलाफ आप जानते हैं? आप बताइए। अगर कोई कंपनी में प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट का नाम और निशान होता है, मगर आज इस देश में अगर एमपी होता है तो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आना पड़ता है, कोई साइंटिस्ट होना है तो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आना पड़ता है, कोई जज होता है तो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आना होता है। ये हमारी यूनिवर्सिटी इनकी प्रोडक्ट है। अगर कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी कमोडिटीज होती है, मगर आज दिग्गज नेताओं जो हमको नुकसान करना चाह रहे, हमके पेंशन को रोकना चाह रहे, हमारे हुदूद को रोकना चाह रहे, हमारे मैंडेटरी को रोकना चाह रहे। सावधान, जितने एमपी मिनिस्टर है सावधान, जहां से पढ़ के निकले हैं वही आपको बताने वाले हैं। सोच लो, साउथ में एम्प्लॉय से जो नुकसान हुआ है, एम्प्लॉय से गवर्नमेंट उतरी है, एम्प्लॉय से गवर्नमेंट जीती है। हम यहाँ से सावधान करते हैं कि खबरदार कि हमारे मुख्यालय से और हमारे हुदूद हमारे हाथ अगर रोकेंगे हम बताएंगे, क्योंकि हमारा भी वक्त आएगा। अब वक्त आने वाला है 24 में। 5 साल
साल 14 साल से देख रहे हैं कि हमारे हुकूक, हमारे डीए हों दो, पेंशन हों दो, दूसरे जो एजेंडा हम रखे हैं वो एजेंडा भी हों दो, मगर खबरदार गवर्नमेंट सेंट्रल हो या स्टेट हो, जो सीपीएस नहीं निकाल के ओल्ड पेंशन नहीं करेंगी वो सावधान, वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमारे हक का बर्दाश्त करना पड़ेगा और हमारी लड़ाई का बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं इस मंच से सावधान करता हूं वो गवर्नमेंट को जो हमारा नुकसान करना चाहती है। 40 साल से हम एम्प्लॉय करते रहते हैं, मगर 5 साल एमपी रहकर पेंशन लेता है। जब हम 40 साल से खिदमत करते हैं, एम्प्लॉइज पूरे देश की खिदमत करते हैं, मगर हमको पेंशन नहीं दिया जाता, ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ चाहिए, वरना इंसाफ के हक में मारे जाओगे तुम। थैंक यू, शुक्रिया। मंच को प्रणाम करते हुए मंच पर बैठे हमारे परम आदरणीय अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सम्मानित भवानी शंकर होता जी, कार्यकारी अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित हमारे सज्जन साहब, सेक्रेटरी जनरल अंजन घोष जी, मेरे बड़े भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी, उत्तराखंड से आए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप जी, छोटे भाई डॉक्टर रोतेला सर और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से आए हमारे तिवाड़ी जी, प्रमोद जी, वर्मा जी और सारे पूरे भारत से आए हमारे साथी, सबको मैं प्रणाम करता हूं और इस आज की सभा में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा जो आज पूरे भारत में है वो ओल्ड पेंशन स्कीम का है। और ओल्ड पेंशन स्कीम, पेंशन जो है किसी भी कर्मचारी का सर का ताज होता है। रिटायरमेंट के बाद यदि किसी की बैसाखी है, लाठी है तो पेंशन है। जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ विधानसभा का सदस्य जो है जब 5 बार जीत के जब 5 पेंशन ले सकता है, दूसरे कोई कैटेगरी नहीं है, तो हमारा कर्मचारी 30 साल की नौकरी करने के बाद क्यों पेंशन ले सकता है? आज पूरे देश के विश्वविद्यालय में 2-3 ऐसी समस्याएं हैं जिससे हम सब लोग जूझ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, नॉर्थ ईस्ट हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, कश्मीर हो, अलीगढ़ हो, लखनऊ हो, सारे विश्वविद्यालय में 2-3 समस्याएं। एक तो जो हमारे जो एडॉक भाई हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं, उनकी समस्या आज जो है बहुत जीर्ण शीर्ण बनी हुई है। वो अपने बच्चों को ढंग से पाल नहीं पा रहे हैं, अपना भोजन ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। हमें इस चीज के लिए सबको मिलके संघर्ष करना पड़ेगा, अपने अपने विश्वविद्यालय के अंदर रह के भी। जो हमारे विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष सेक्रेटरी है, जो हमारे विश्वविद्यालय की यूनियन है, उनको अंदर रह के इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि आज जो है विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के 3 अंग होते हैं, कर्मचारी, टीचर और स्टूडेंट। कर्मचारियों को जो है, टीचरों को जो है टाइम स्केल मिलता है, चाहे उनका प्रमोशन लेट भी हो जाए उनको टाइम पे स्केल मिलता है। बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद। साथियों, अभी हमारे मंच के तरफ से यानी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन की तरफ से हम कहीं पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को इनवाइट किए हैं और भी आने वाले हैं। उसमें नीलोत्पल बासु जिंदाबाद, हमें नीलोत्पल बासु जिंदाबाद। तो अभी हमने नीलोत्पल बासु ये हमारे आंदोलन से कैसे जुड़े हैं कि इनका जो पब्लिक लाइफ शुरू हो गया विद्यार्थी आंदोलन से, यानी स्टूडेंट्स आंदोलन से इन्होंने पब्लिक में आए हैं और उसके बाद में इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के पॉलिट ब्यूरो के एक वरिष्ठ नेता है। और ये हमारे आंदोलन से ऐसे जुड़े हैं कि 2006 में हम लोगों ने एक एनईसी का मीटिंग अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रखे थे। अचानक वहाँ पर ऐसे स्थिति पैदा हो गया कि वहाँ पर हम मीटिंग नहीं रख पाए। उस समय में वो मीटिंग को हमने इधर दिल्ली में शिफ्ट करके ICHR बोल के एक बिल्डिंग है यहाँ पर, वहाँ पर हमने मीटिंग तय किए थे। उस मीटिंग को हमने नीलोत्पल बासु ने आके, कुछ ही लोग थे फिर भी उन्होंने आके वहाँ पर हमारा जो नया जो
दौर था। ये संगठन साथी सभापति और साथियों, कॉमरेड सज्जन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। ऐसा बात नहीं है। पहले तो मैं अपनी ओर से और अपना पार्टी भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आपके ये जो अभियान है दिल्ली में, इसके प्रति अपना एकजुटता प्रकट करता हूँ। हम ये देख रहे हैं कि आज देश में शिक्षा में एक भयंकर परिस्थिति पैदा हो गया है। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार केंद्रीय सरकार है। 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पे जो शिक्षा नीति उन्होंने पारित किया और जिसको लागू करने में ये उतावले हैं, इसके चलते संकट है पूरी शिक्षा व्यवस्था में। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे जो शिक्षा अधिकार कानून था, राइट टू एजुकेशन, उस शिक्षा अधिकार कानून में ये निश्चित किया गया था कि कोई भी जनपद हो वहाँ पे उसके 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राथमिक स्कूल होनी चाहिए और एक निश्चित सीमा के अंदर अपर प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा संस्था होगी। अभी उन्होंने इसको दुरुस्त करने के नाम पे एक क्लस्टर अप्रोच के बारे में बोल रहे हैं और लाखों के तादाद में ऑलरेडी अलग अलग प्रदेशों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और जो स्कूलें बंद हुई हैं वो ज्यादातर जो गरीब मोहल्ले के स्कूलें हैं वो स्कूल। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नीति के तहत ये जो स्कूल बंद हो रहा है वो ज्यादातर दलित और आदिवासी बहुल इलाके में है। तो एक हिसाब से ये नया नीति का सीधा असर सबसे गरीब और सामाजिक गैर बराबरी के शिकार जो हिस्से हैं उन्हीं के ऊपर हो रहा है, उसको शिक्षा से वंचित किया जाए। उसी तरह से हम कॉलेज और विश्वविद्यालय में भी देख रहे हैं और इसमें शिक्षा नीति के साथ साथ ये कोविड के समय जो शिक्षा प्रतिष्ठान को बंद कर दिया गया था उसके चलते बहुत सारे विद्यार्थी बाद में कॉलेज में या विश्वविद्यालय में आ नहीं पाए। अगर आंकड़ा देखा जाए तो एक बड़े पैमाने पे जो विद्यार्थी है उच्च शिक्षा से भी वो वंचित होने का एक परिस्थिति में आ गया है। तो हम जानते हैं जो शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थी होते हैं, अध्यापक होता है, शिक्षक होता है और साथ साथ शिक्षा संस्थान को संचालित करने के लिए बड़े पैमाने पे कर्मचारी भी चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जहां तक शिक्षक और कर्मचारियों का सवाल है, इसमें वो बड़े पैमाने पे कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन में वो चले गए हैं। ठेके में लोगों को रखा जाता है और उसके चलते एक असमंजस पैदा हुआ है जहां पे एक स्थायी कर्मचारी है और साथ साथ कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है। और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी जो है उसका जो सामाजिक सुरक्षा का बंदोबस्त रेगुलर कर्मचारियों को होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों का नहीं होता है। तो ये जो असमंजस पैदा हुआ है वो भी हमारे कर्मचारी आंदोलन के लिए, उनके एकता के लिए, उनके एकजुटता के लिए एक संकट पैदा कर रहा है। तो
ये सवाल जो है मतलब निजीकरण का और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन का, ये एक बहुत बड़ा चुनौती के तौर पे आज शिक्षा से जुड़ी हुई जो समुदाय हैं उनके ऊपर आ रहा है। और इसके साथ साथ शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षा का जो वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जो चीजें शिक्षा के जरिए विकसित किया जाता था उसको वो हटाने में लगे हुए हैं। अलग अलग जगह में हम देख रहे हैं कि सीधा वैचारिक तौर पे हमारी देश की जो संविधान है उसका जो धर्मनिरपेक्ष और जनवादी जो पक्ष है उसको वो धीरे धीरे वो हटाने के काम भी कर रहे हैं। तो इसमें एक सकारात्मक बात ये है कि अलग अलग जो तबके हैं, चाहे शिक्षक हो चाहे कर्मचारी हो, वो सड़क पे आ रहा है। वो अपने जो शिक्षण संस्थाओं के अंदर प्रचार और हिस्सेदारी के साथ साथ कैंपस के बाहर आके सड़क पे सीधा अपना बात ये रख रही और एक नया किस्म का एकजुटता विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारियों के बीच भी पैदा हो रहा है। क्योंकि ये साफ है जो चुनौती, जो खतरा शिक्षा व्यवस्था के ऊपर मंडरा रही है उसको मुकाबला करने के लिए कोई भी हिस्सा, कोई भी तबका अलग से उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इस समझदारी के चलते एक व्यापक एकता कायम होने का प्रक्रिया शुरू हुआ है। तो मैं आपके जो